बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ड्रा अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। आल्सो डिस्कस द टर्म इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये भी हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे हमारे पास रबड़ होती है, रबड़ को हम पकड़ के खींचते हैं दोनों हाथों से, तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी लंबाई में इजाफा होता है। इसी तरह हमारे पास एक मेटल वायर है, धात की एक वायर है, विच इज़ एक्सटेंडेड बाय ए टेंसाइल स्ट्रेस, यानी उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और एट ए स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट, तो उसमें एक ख़ास बिगाड़ पैदा होता है, विच कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से जो है वो मेजर करते हैं। भाई हमने कितनी स्ट्रेस लगाई है और उससे कितना उस वायर के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है, उसकी लंबाई में इजाफा हुआ है, उसकी वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, या उसकी शक्ल में तब्दीली आई है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मेजर कर रहे होते हैं। फिर जो है वो हम ग्राफ बनाते हैं, फोर्स एलोंगेशन ग्राफ, यानी एक तरफ हम स्ट्रेस और दूसरी तरफ हम स्ट्रेन लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन ली हुई है, वाई एक्सिस पर हमने स्ट्रेस लिया हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान जो हम ग्राफ बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और ये जो कर्व बना हुआ है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए बना हुआ है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ लेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा भी ये डक्टाइल मटेरियल के लिए जो हमने ये जो ग्राफ है ये डक्टाइल मटेरियल का है। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया अभी हमने ग्राफ बनाना है कि हम किसी मेटल वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे और उससे उसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा या उससे डिफॉर्मेशन कितनी पैदा होगी उसमें। इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो ग्राफ है उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नाम देते हैं। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं हमने मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स बना रखे हैं। एक ए पॉइंट है, फिर बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये हमने पॉइंट बनाए हुए हैं। हर पॉइंट जो है ना एक ख़ास वैल्यू को शो करता है, तो वो हम देखते हैं भाई किस किस चीज़ को कौन सा पॉइंट शो कर रहा है। तो पहला है प्रोपोर्शनल लिमिट। इनिशियली स्ट्रेस इंक्रीजेज लीनियरली विद द स्ट्रेन टिल इट रीच एट ए पॉइंट ऑन द कर्व। तो वो कहता है अगर आप देखें इस कर्व के अंदर ओ से लेकर ए पॉइंट तक आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है, यानी यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है। यानी अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेस लगाएंगे तो थोड़ा सा बिगाड़ पैदा होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा। ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ओ से ए पॉइंट तक हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट का। यानी ये वो पॉइंट है, ये वो हद है, या ये यहाँ तक जो स्ट्रेस अमल कर रही है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो बरकरार रहती है। अगर इस पॉइंट से आगे इंक्रीज़ करेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो आपने इसको गौर से समझना है, जहन पे थोड़ा ज़ोर देना है और जहन में बिठानी है ये चीज़ें कि एक प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना जहाँ तक आपकी बरकरार रहेगी किसी भी मटेरियल के लिए, वो हद जो है आपकी क्या कहलाती है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाती है। और इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, इसको हम सिग्मा पी से ज़ाहिर करते हैं। पी से मुराद है प्रोपोर्शनल, और सिग्मा आपको पता है पीछे हमने पढ़ा स्ट्रेस को हम शो करते हैं सिग्मा को। तो सिग्मा पी यानी ये वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस है जो हम किसी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं और उस स्ट्रेस के लिए प्रोपोर्शनल
लिमिट जो है, प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो बरकरार रहती है। अगर हम इस स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को नाम दिया है प्रोपोर्शनल लिमिट का। द ग्रेटर स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन endure without losing straight line proportionality between stress and strain is called proportional limit। तो ये उसने हमें एक और डेफिनेशन भी दे दी है, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर यानी बर्दाश्त कर सकता है विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ये बरकरार रहे, ये जो है ना ख़राब ना हो, तो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। तो उस लिमिट उस स्ट्रेस को जो है हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस का नाम देंगे। हुक्स लॉ जो है वो हमें कहता है विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द रीजन ओ ए। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जो है वो हुक्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है, आगे जो है वो हम हुक्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, पहले जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ओ से लेकर, तो इसमें हमने देखा है कि ये वो पोर्शन है जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार रहती है और हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं। और तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम उस स्ट्रेस को हटाएंगे तो वो पार्टिकल जो है ना वो अपनी असल हालत में वापस भी आ जाएगा, यानी उसमें इलास्टिसिटी भी होगी, इलास्टिक लिमिट भी होगी उसमें। अब हम ए से आगे चलते भी, ए पॉइंट पर जो स्ट्रेस लगा रही थी उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उस स्ट्रेस को हम क्या नाम देंगे, उस स्ट्रेस को, उस पॉइंट को हम नाम देंगे इलास्टिक लिमिट का। फ्रॉम बी यानी ये वाला जो बी पॉइंट है, यहाँ पर जो हम स्ट्रेस लगाएंगे वो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी जहाँ तक हमारी इलास्टिक लिमिट बरकरार रहेगी। अगर बी पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो फिर मटेरियल जो है ना वो उसमें इलास्टिसिटी बरकरार नहीं रहेगी। आपको पता है इलास्टिसिटी क्या है, कि वो पार्टिकल अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा। फ्रॉम बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो आप देख सकते हैं ए और बी के दरमियान जो लाइन है वो सीधी नहीं है, जैसे ओ से ए तक है। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, कि हम स्ट्रेस अगर थोड़ी सी लगाते हैं तो बिगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी तो ना हुई। प्रोपोर्शनैलिटी का तो मतलब होता है कि अगर स्ट्रेस थोड़ी सी अप्लाई की है तो स्ट्रेन भी थोड़ी सी होनी चाहिए, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस पोर्शन में क्या है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये सिर्फ ओ से ए तक है। ए से जैसे हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर फिर प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार नहीं रहेगी। तो हम नाम देते हैं फ्रॉम बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल बट नेवरथलेस द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओन लेंथ। लेकिन ये खसूसियत इसमें ज़रूर होगी कि जैसे ही हम स्ट्रेस को हटाएंगे तो मटेरियल क्या करेगा, अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। द मटेरियल इज सेट टू बी इलास्टिक। तो ये जो रीजन है ओ बी, ओ से लेकर बी तक, ओ से बी तक, ये जो रीजन क्या कहलाएगा, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट जो है वो बरकरार रहती है। दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट का क्या नाम है, यील्ड पॉइंट। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, और उसको हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, सिग्मा ई से। ई से मुराद है इलास्टिक लिमिट। तो दो पॉइंट हमने पढ़े, तो ये आपने जहन में रखने हैं सारी चीज़ें। ए पॉइंट तक क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी भी थी, हुक्स लॉ भी अप्लाई हो रहा था, इलास्टिक लिमिट भी थी। लेकिन जैसे हम ए से क्रॉस करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी, हुक्स लॉ भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ क्या रह जाएगी, इलास्टिक लिमिट रह जाएगी। कि हम ए से बी पॉइंट तक किसी भी जगह पर अगर हम स्ट्रेस को हटाते हैं
तो वो मटेरियल क्या करेगा, अपनी असल हालत में वापस चला जाएगा, लेकिन ना प्रोपोर्शनलिटी होगी ना हुक्स लॉ अप्लाई होगा। तो ये खसूसियात रह जाएंगी। और हमने बी पॉइंट को क्या नाम दिए, बी पॉइंट को हमने यील्ड पॉइंट का नाम दिया। और यील्ड पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट की तारीफ देखें, द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच द परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर। ये बी पॉइंट वो पॉइंट है जिससे ज़्यादा हम स्ट्रेस लगाते हैं तो मटेरियल के अंदर एक मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाएगा, फिर वो मटेरियल अपनी असल स्ट्रेस के हटाने पर अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा। उस पॉइंट को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हम सिर्फ इतनी लगा सकते हैं कि मटेरियल अपनी असल हालत में वापस आ जाए। अगर हम उस पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मटेरियल में एक मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाएगा और वो मटेरियल वापस अपनी असल हालत में नहीं आ सकेगा। तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, यील्ड पॉइंट का। The point on the curve beyond which the permanent deformation occur in the material by increasing the stress called yield point। and तो आपने याद रखना है yield point क्या होता है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो आपको ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करें। इसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर लिखना है। पहला पॉइंट जो है वो सिग्मा पी है, दूसरा पॉइंट जो है वो सिग्मा ई है, इलास्टिक लिमिट है, ये यील्ड पॉइंट का है। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इसमें हुक्स लॉ किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ तक कौन सी प्रोपोर्शनलिटी बरकरार रहती है या नहीं रहती, ये सारी चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसको तैयार करना है। बाकी इसके 2-3 पॉइंट और आते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।